नमस्कार बच्चों, आप सभी की कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। तो आप सभी के लिए, आप सभी के परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए मैं आपके विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 12 जो घर्षण है, एक उससे कुछ प्रश्न लेकर के आप लोगों के उसके समक्ष आया हूँ। आइए एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखते हैं और इससे क्या होगा कि आपका जो पाठ है उसका रिवीजन होगा। इसके साथ ही आप मॉडल प्रश्न पत्र भी हल करें, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि यदि आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यदि रिवीजन करते जाते हैं, उसके बाद आप जो है मॉडल प्रश्न पत्र हल कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं, घर्षण चैप्टर से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है। विकल्प दिया है सही अथवा गलत। क्या यह जो सेंटेंस है, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, ये सही है या फिर गलत है? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि घर्षण जो है, इसमें 4 विकल्प दे सकते हैं कि लाभदायक होता है, हानिकारक होता है, ना लाभदायक ना हानिकारक, या फिर कुछ स्थिति में लाभदायक कुछ स्थिति में हानिकारक। तो आपको याद रखना है कि घर्षण जो है, कुछ स्थिति में ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ स्थिति में यह हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यह कहना सही नहीं है कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है। घर्षण की वजह से ही हम चल फिर पाते हैं। श्याम पट पर यदि हम लिख पा रहे हैं तो वो घर्षण के कारण है। कील हम ठोक पाते हैं तो वह घर्षण के कारण है। तो घर्षण जो है हमारे मित्र भी है और घर्षण की कुछ हानि भी है, जैसे घर्षण के कारण टायर घिस जाते हैं, हमारे जूते घिस जाते हैं। घर्षण के कारण मशीनों में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर्षण जो है कुछ केसेस में लाभदायक भी है और कुछ केसेस में हानिकारक भी है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट जो है गलत है। घर्षण हमेशा हानिकारक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2, स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। अब घर्षण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, तरल घर्षण। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें कि स्थैतिक घर्षण क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। जैसा हम जानते हैं, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ये क्या है, स्थिर है या रेस्ट में है। इस पर हम एक बल लगा रहे हैं, इस दिशा में हम एक बल लगा रहे हैं। तो ये वस्तु चलना प्रारंभ करेगी या इसको विरामावस्था से गतिवस्था में लाने के लिए जो हम बल लगा रहे हैं, तो ये जब मूव करेगी, ज्यों ही यह मूव करने लगेगी, उस समय जो बल इसका जो लगेगा, वह जो माप होगा, उस बल की जो माप होगी, वही उसका स्थैतिक घर्षण होता है। और आप जानते हैं कि ये वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु पर रखी गई है, तो घर्षण बल यहाँ लगता है। चूंकि सतह जो है देखने में भले ही चिकनी लगे, लेकिन क्या होता है कि दोनों की सतहों के बीच इंटरलॉकिंग होता है और यही कारण है घर्षण का। तो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जब वस्तु को विरामावस्था से गतिवस्था में लाने के लिए जो बल हम लगाते हैं, वही है स्थैतिक घर्षण की माप। तो स्पष्ट है। तो यहां पर लिखा जा रहा है, स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। अब सर्पी घर्षण भी हम समझ लेते हैं कि सर्पी घर्षण क्या है। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जो गतिमान है, चल रही है, उसको उसकी गति बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए जो आवश्यक बल हमें लगाना पड़ता है, वही सर्पी घर्षण की माप होती है। तो दोनों में अंतर यही है कि यह विरामावस्था से गतिशील करने के समय जो बल हम लगा रहे हैं, वह स्थैतिक घर्षण की माप हो गई। और ज्यों ही वस्तु चलना प्रारंभ कर दे, उस समय जो बल हमें लगाना पड़ता है ताकि वस्तु गतिशील रहे, वह क्या होता है, सर्पी घर्षण। तो दोनों में यही अंतर है। और स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। यहाँ लिखा जा रहा है कि कौन ज्यादा है, स्थैतिक घर्षण ज्यादा होता है या फिर सर्पी घर्षण। तो यहाँ स्टेटमेंट ये सही है। स्थैतिक घर्षण जो है
कम स्टैटिक घर्षण ज्यादा होता है और सर्पी घर्षण क्या होता है, उसकी अपेक्षा कम होता है। प्रश्न नंबर 3, लोटनिक घर्षण। अब एक और घर्षण है लोटनिक घर्षण। यह क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, क्या होती है, लुढ़कती है, तो उस समय उसके गति को जो प्रतिरोध करता है उस घर्षण का क्या नाम है, लोटनिक घर्षण। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो उस समय जो बल जो उसका विरोध करता है, घर्षण हमेशा क्या है, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि वस्तु बाईं ओर जा रही है तो घर्षण बल दाईं ओर लगेगा। तो लोटनिक घर्षण वह घर्षण है जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़क रही है और उस समय जो घर्षण बल इधर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है उसे ही हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो यह जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण जो है ज्यादा होता है और लोटनिक घर्षण क्या होता है, उससे कम होता है। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, यहाँ पर गलत है। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा। फिल इन द ब्लैंक्स है घर्षण। जैसे हम देखते हैं कि जब हम अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारी हथेलियां गर्म हो जाती है। यहाँ क्या हो रहा है, दोनों हथेलियां आपस में क्या हो रही है, रब कर रहे हैं, तो घर्षण हो रहा है और उससे क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। प्रश्न नंबर 5, बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण क्या होता है, बढ़ता है या फिर कम होता है। घर्षण को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। चैप्टर में हम लोग देखे थे कि घर्षण कम करने के क्या क्या उपाय हैं, घर्षण को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है, मशीनों में अनावश्यक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और उसकी कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती। तो बॉल बियरिंग के उपयोग से घर्षण क्या होता है, कम होता है, घर्षण कम होता है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर पाउडर छिड़क देते हैं, उससे क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है और गोटियां जो है स्मूथली फिसलती हैं। तो घर्षण कम करने का ये उपाय है, पाउडर छिड़क देते हैं। अगला प्रश्न देखिए है प्रश्न नंबर 7, घर्षण पृष्ठों की डैश पर निर्भर करता है। एक वस्तु A है, ये दूसरे वस्तु B पर रखी गई है, तो दोनों का पृष्ठ पर जो संपर्क में है उस पर डिपेंड करता है। कैसा है, यदि ये बहुत ज्यादा रफ सरफेस होगा तो घर्षण उतना ही ज्यादा होगा। तो घर्षण जो है पृष्ठों की चिकनाई पर निर्भर करता है। कैसा पृष्ठ है, पृष्ठ की प्रकृति कैसी है। आप देखते होंगे कि एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई बॉल है, उसे हम सीमेंट, कोई ऐसा रूम में हम लुढ़का के छोड़ देते हैं, सीमेंट की बना हुआ रूम, तो उसमें बॉल कुछ दूर जाती है। यदि उसी कच्छ को, उस फर्श को रुखड़ा कर दिया जाए, रफ कर दिया जाए, तो बॉल जो है कम दूरी तय करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि पृष्ठों की चिकनाई पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा यदि रफ सरफेस होगा तो उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पर घर्षण होगा। प्रश्न नंबर 8, घर्षण वस्तु की दिशा के, यहां मान लीजिए आपका विकल्प आ जाए कि समान दिशा में या विपरीत दिशा में। समान दिशा में कार्य करता है या फिर विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन दिया जाए प्रश्न में तो क्या आप जान रहे हैं कि घर्षण जो है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्या होगा, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। प्रश्न नंबर 9, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण क्या होता है। मान लीजिए आपको विकल्प दिया है कम और ज्यादा। बर्फ पर घर्षण क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। स्मूथ सरफेस है,
बर्फ पर चलते हैं तो इसलिए हम फिसलते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण क्या होता है, कम होता है। प्रश्न नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि पहिया जो है घर्षण को क्या करते हैं, कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। आप देखते हैं कि जब हम कोई सामान ले जाते हैं या सूटकेस वगैरह, उसमें क्या करते हैं, पहिया लगा दिया जाता है छोटा छोटा। क्यों? पहिया लगाने से क्या होता है, घर्षण बल उस पर कम लगता है और हम स्मूथली उसको ले जा सकते हैं। तो पहिया क्या होता है, घर्षण को कम कर देता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11, इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ रिक्त स्थान है, इसमें भरना है। बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। कौन सा बल है जिसके कारण हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, घर्षण बल। आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे कोई शीशा का ग्लास है, उसको हम पकड़े हुए, तो यदि मान लीजिए उसमें हम तेल लगा दें तो क्या होगा, वो स्लिपरी हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु को हम पकड़ रहे हैं, यदि घर्षण नहीं होगा तो फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे, वो हमारे हाथ से छूटकर गिर जाएगा। इसलिए घर्षण जो है जरूरी है। हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, कैसे लिख पाते हैं, घर्षण के कारण। तो किसी वस्तु को उठाना हो या फिर हम चल रहे हैं तो वहां पर कौन सा बल आता है, घर्षण बल। तो घर्षण जो है हमारे लिए लाभदायक है, इसके कारण ही हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं, लिख पाते हैं, दीवार में कांटी भी ठोक पाते हैं, रस्सी में गांठ भी लगा पाते हैं। ये सब घर्षण के कारण है। यदि घर्षण नहीं हो तो ये सब काम हम नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 12, किसी वस्तु पर तेल लगाकर घर्षण को हम क्या करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। आप देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जब महिलाएं अपने हाथों से चूड़ियां उतारती हैं या खोलती हैं तो हाथों में साबुन लगा पानी या फिर कुछ लगा लेती हैं, उससे क्या होता है, चूड़ियां स्मूथली खुल जाती हैं। तो तेल लगाने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। किसी भी वस्तु पर तेल लगाते हैं तो क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा मशीन या फिर साइकिल वगैरह में या मशीन में हम ग्रीज का प्रयोग करते हैं। ग्रीज क्या है, ल्यूब्रिकेंट है, वो क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। प्रश्न नंबर 13, घर्षण बल वस्तुओं की आकृति पर भी निर्भर करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। घर्षण हमने देखा कि सतह की चिकनाई पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ वस्तुओं की आकृति पर भी डिपेंड करता है। आप देखिएगा कि जैसे एरोप्लेन का जो या शेप है या फिर पानी में चलने वाला जहाज का जो शेप है वो कैसा है, एक निश्चित शेप बनाया जाता है। जैसे बर्ड्स, पंछी जो उड़ रहे हैं, उसका एक निश्चित शेप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर हवा के द्वारा जो है घर्षण बल कम से कम लगे, इसलिए उसकी एक आकृति होती है, डिजाइन की जाती है, ताकि उस पर हवा के द्वारा जो घर्षण बल है वह कम से कम लगे। इसीलिए घर्षण बल जो है वस्तुओं की आकृति पर भी निर्भर करता है। यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 14, हाथ में तेल लगा लेने से घर्षण क्या हो जाता है, तेल लगाने से घर्षण कम हो जाता है। घर्षण को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या घर्षण को हम पूर्णतः खत्म कर सकते हैं? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं है जो पूरा चिकना हो या फिर एकदम कुछ ना कुछ उसमें सरफेस में रफनेस रहता है। तो पूर्णतः चिकना सरफेस तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये 15 प्रश्न हो गए। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए देता हूं, आप सोचिएगा कि यदि बल बढ़ाया जाए, यदि किसी वस्तु का भार बढ़ाया जाए, मान लीजिए ये एक किताब है ए, इस पर एक किताब और रख दें बी, इस पर एक किताब और रख दें सी, तो बल बढ़ा, इसका जो वजन बढ़ाने से घर्षण पर क्या चेंजिंग होता है, घर्षण क्या होता है, बढ़ता है या फिर कम होता है। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने 15 प्रश्न डिस्कस किए आप सभी समझ गए होंगे, और आप परीक्षा में यदि इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप ये इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन पुनः कुछ प्रश्न मैं लेकर आऊंगा इस चैप्टर से। धन्यवाद।